वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कंडेंसेशन में एक्चुअली क्या करते हैं हम। कंडेंसेशन में दो मोनोमर्स को मिलाते हैं, दो मोनोमर्स आपस में रिएक्ट होते हैं और वो जुड़ जाते हैं और एक डाइमर बन जाता है, यानी दो मोनोमर्स का एक यूनिट। लेकिन इस जुड़ने के दौरान एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए और एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस हो जाए उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन लगा दूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हीट कर दूं तो होता क्या है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये H2O मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है और ये एसिड और अल्कोहल आपस में जुड़ के एस्टर बनाते हैं। ये जो एस्टर है, एस्टर इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, या मैं इस रिएक्शन को बोलूंगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो गई ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। लेकिन ये वाली जो कंडेंसेशन है ये सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर हम ऐसा कोई पॉलीमर बनाते हैं जिसमें मोनोमर्स कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ जाते हैं तो उस रिएक्शन को कह सकता हूं मैं कि ये, या उस पॉलीमराइजेशन को कह सकता हूं मैं कि ये पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। बात याद रखना, यानी जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं थ्रू ए कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन पॉलीमराइजेशन के लिए जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स जो जुड़ने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास में कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए पर मोनोमर, यानी हर एक मोनोमर के पास में दो फंक्शनल ग्रुप्स कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए होने चाहिए, तब जाके वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स बना सकते हैं, वरना वो पॉलीमर नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास में एक एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इन्होंने डाइमर तो बना दिया, इन्होंने एस्टर तो बनाया, लेकिन ये पॉलीमर नहीं बना सकते। सो पॉलीमराइजेशन के लिए हर एक मोनोमर के पास में कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं नायलॉन 66 की। नायलॉन 66 बनाते हैं हम हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप इधर है NH2 अमाइन ग्रुप, दूसरा इस साइड में अमाइन ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ में रिएक्ट कराते हैं एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड भी, इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप्स है, यहाँ भी COH, यहाँ पे भी COH और बीच में 4 मिथाइलिन ग्रुप्स। अगर हम एडिपिक एसिड को और हेक्सामिथाइलिन डायमीन को हीट करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है, हीट करने से यहाँ पे ये OH और यहाँ का एक H निकल जाता है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया तो ये दो ग्रुप्स, यानी हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पे ये N और एक H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये बन गया, इसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, अमाइड बॉन्ड। ये अमाइड बॉन्ड बन गया, इधर भी 4 मिथाइलिन ग्रुप और इधर भी 6 मिथाइलिन ग्रुप, ये 6 मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स आपस में जुड़ गई। लेकिन अगर ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन में सपोज N टाइम्स ले लूंगा और ये भी N टाइम्स ले लूंगा, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो होगा क्या, पहले दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, फिर यहाँ पे ये जो COH है ये और एक NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो NH2 है ये और एक COH के साथ में रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी चेन बनेगी जिसमें N टाइम्स ऐसे यूनिट्स होंगे, ऐसे यूनिट्स N टाइम्स। यहाँ पे भी CO, यहाँ पे NH होगा, यहाँ पे NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा, यानी बहुत सारे अमाइड बॉन्ड्स बनेंगे। सो N टाइम ऐसे यूनिट्स बनेंगी जिनको हम कह सकते हैं ये एक पॉलीमर बन गया। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ गए, बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट्स आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बना दिए। लेकिन इस पॉलीमराइजेशन के दौरान मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल निकल जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस हो जाए उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन।
और अगर यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान एक पॉलीमर बन गया तो मैं बोलूँगा इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे सपोज ये भी N लिया था, ये भी N लिया था, या सपोज मैंने ये एक लिया और ये भी एक, तो दो यूनिट्स यानी इसका एक यूनिट और इसका एक यूनिट जब आपस में मिला देते हम तो वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। सपोज अगर मैं इसके N टाइम यूनिट्स, इसके N यूनिट्स मिला दूँ तो इसका मतलब हमने 2N यूनिट्स मिला दिए तो हर एक 2N यूनिट्स में एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसका मतलब N यूनिट्स ये प्लस N यूनिट्स ये में से 2N - 1 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमें एक पॉलीमर मिलेगा जिस पॉलीमर को कहते हैं हम नायलॉन 66। नायलॉन 66 का मतलब यहाँ पे भी कार्बन, 6 कार्बन, फिर बीच में एमाइड बॉन्ड, फिर यहाँ पे 6 कार्बन, देखो 4 ये और ये 2 कार्बन, इसको हम कहते हैं नायलॉन 66। अब हमने ये देखा कि कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस होता है, बनता है डाइमर। फिर ऐसा इस डाइमर के साथ में और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस होगा फिर से यहाँ पे कंडेंसेशन के दौरान, तो ये बन जाएगा ट्राइमर। फिर ट्राइमर के साथ में और एक यूनिट जुड़ेगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल लॉस होगा, टेट्रामर एंड सो ऑन। इस तरह से एक बहुत बड़ी चेन बनेगी जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमर को हम हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर भी बना सकते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर भी बना सकते हैं। अगर हमने मोनोमर्स एक रेशियो में लिए यानी 1:1 रेशियो यानी बराबर रेशियो में लिए तो हमें जो पॉलीमर मिलेगा वो मिलेगा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, क्योंकि जितने मोनोमर्स एडिपिक एसिड के होंगे सपोज उतने ही हेक्सामेथिलीन डाइमीन के भी होंगे और ये बड़ा चेन बनाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो चेन है, हमारे जो पॉलीमर है उसमें छोटी छोटी चेन्स बन जाए या एवरेज लेवल के मॉलिक्यूल्स बन जाए, तो उस सूरत में क्या करते हैं हम, उस सूरत में हम एक मोनोमर को ज़्यादा लेते हैं और दूसरे मोनोमर को कम लेते हैं, तो उससे हमें लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर मिल जाता है। यानी मैं ऐसा बोलूँगा, फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट वन ऑफ द मोनोमर्स इज टेकन इन एक्सेस, वो ज़्यादा लिया जाता है और एक कम लिया जाता है, उससे मॉलिक्यूलर जो वेट जो है चेन्स का वो कम रह जाता है, क्योंकि एक मोनोमर ख़त्म हो जाता है उसके बाद में वो मतलब उसको दूसरे मोनोमर्स, दूसरे यूनिट्स नहीं मिलते, या मैं बोलूँगा जो बल्क में है उसको सफिशेंट मोनोमर्स नहीं मिलते, दूसरा जो को मोनोमर है उसका वो नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो चेन छोटी रह जाती है, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स बन जाते हैं। अब ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है इसमें मोनोमर्स सेम भी रह सकते हैं, तो मैं बोलूँगा अगर सेम रहे तो ये कहलाएगा होमोपॉलीमर। लेकिन अगर दो डिफरेंट मोनोमर्स रहे, जैसे मैंने हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड को मिलाया, तो इसको बोल सकता हूँ ये कोपॉलीमर है। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ये बहुत सारे हैं। हमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में लीनियर पॉलीमर्स भी मिलते हैं लाइक पॉलीएस्टर्स। अब पॉलीएस्टर्स में जैसे टेरिलीन है या ग्लिप्टल है, ठीक है, यह हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मतलब 11th क्लास, ये 12th क्लास में भी, और अगर आपको देखना तो ये आप बुक्स में भी देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स। इसी तरह से पॉलीएमाइड्स में नायलॉन 6 या नायलॉन 66। इसके अलावा लीनियर चेन के अलावा ब्रांचेड पॉलीमर्स भी है या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी ऐसे हैं जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो मिलता है, बैकलाइट जिसे हम कहते हैं, बैकलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। इस तरह से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो बनता है वो बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। इस तरह से मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन वो भी बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो आई होप आपको यह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन शॉर्ट समझ में आई होगी कि ये क्या है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स किस तरह बनते हैं और कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।